हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो फैंटम हो टियानमेन की तरफ आ रहा होता है। वो टियानमेन अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। उस फैंटम के ऊपर से वो पर्पल लेयर निकलती है और उसके हाथ में कट लग जाता है। तो एपिसोड नंबर 464 की स्टार्टिंग होती है। वो टियानमेन सोच रहा होता है जो कमांडमेंट स्लेट है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर सकती है फैंटम एबिलिटी को। जैसे कि मेरी पावर है, मैं इसे अटैक नहीं कर सकता अपनी साउल एबिलिटी को यूज करके और डिवाइन डाउ को यूज करके सेम ही टाइम पे दोनों को। चलो मैं समझ गया हूँ, जो फैंटम की एबिलिटी है वो तब रिमूव हो जाएगी जब कमांडमेंट स्लेट की पावर उसे टच करेगी। पर मुझे ऐसे अटैक नहीं करना है, मुझे सिर्फ जो पावर है मेरी उसे अपने बॉडी के अराउंड में मूव कराना है, तब मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ जैसे फैंटम जाएगा। वैसे मेंटेन कर रहा होता है उस एनर्जी बैरियर को अपने अराउंड में। वो सोच रहा होता मैं ट्राई करता हूँ कमांडमेंट स्लेट की रेंज को एक्सपेंड कराता हूँ ताकि मेरे पास काफी टाइम हो काउंटर एक्ट करने के लिए। वो टियानमेन ने वो वर्ड्स ऐसे फैलाए होते हैं, फैंटम उसकी बॉडी से निकल जाता है एक तरह से। वो जो होता है मार्शल आर्टिस्ट वो टियानमेन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो टियानमेन बोलता है अभी, वो कट करता है और आगे की तरफ आ जाता है। वो सोच रहा था प्रिमिटिव बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक ने काम नहीं किया। वो फैंटम फिर से आ जाते हैं उसकी बॉडी में दूसरे एनिमी के ऊपर। वो टियानमेन सोच रहा था अगर जो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक है वो काम नहीं कर रही है तो मैं डिवाइन डाउ को यूज करता हूँ। वो टियानमेन द्वारा फैंटम को गायब करता है और प्रोफाउंड थंडर फैंटम अटैक यूज करता है एक तरह से। वो जो पपेट होता है इंसान होता है वो थंडर से कवर हो जाता है। वो टियानमेन बोलते हैं काम कर रहा है, तब जो फैंटम द्वारा अपने आप को कवर कर लेता है एनर्जी से और वो टियानमेन की तरफ आ रहा होता है। वो टियानमेन बोलते नहीं ये भी मूव कर सकता है। वो टियानमेन की फेस पे लगता है कट। वो सोच रहे थे कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। ऐसे मैं रिमूव कर सकता हूँ फैंटम को, पर मेरे अटैक से कुछ डैमेज पड़ ही नहीं रहा है। क्या ये ज्यादा जरूरी होगा अगर मैं फुल पावर को यूज करूँ स्लेट की यहाँ पे? पर ये सही नहीं होगा। यहाँ पे तो मैं खुद को मार दूंगा इस ट्रायल में। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं डोंगफांग क्लैन में उसके फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर कर सकूं। वो फिर हैरान हो जाते बोलते क्या, हाँ मेरे पास तो सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है। जो सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है वो चियू की थी, जिसे गॉड ऑफ वॉर भी बोला जाता था। जो चियू का ट्राइब है और ज़्वानियन ट्राइब है वो एनिमी थे एक दूसरे के, तो इसकी स्वॉर्ड शायद काम करे ज़्वानियन गार्ड के अगेंस्ट में। बस ज़्वानियन अलग लोग थे और चियू के लोग अलग थे, वो आपस में फाइट करते थे। वो टियानमेन ऐसे स्लेट की पावर को यूज करता है, फैंटम को रिमूव करता है। वो फैंटम हो टियानमेन की तरफ स्लैश करता है। वो टियानमेन पीछे की तरफ जाता थोड़ा सा। वो सोच रहा था कि जो पावर है कमांडमेंट स्लेट की वो कमजोर हो गई है। जो मेरी साउल है वो बस इतनी स्ट्रॉन्ग बची हुई कि एक और टाइम कर पाऊं मैं ज्यादा से ज्यादा, पर मेरे को फेल नहीं होना इस टाइम पे। वो फिर ऐसे बोलता है द लॉ ऑफ 10,000 कमांडमेंट स्लेट, द बिगिनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ओपन। वैसे रेंज को बढ़ाता है और फैंटम की तरफ भेजता है उसको। फैंटम से फैंटम जाता है, उस एनिमे से फैंटम एनर्जी जाती है। वो टियानमेन बोलते हैं अब करके दिखाओ, द बिगिनिंग ऑफ जस्टिस, द बिगिनिंग ऑफ हेवन, द बिगिनिंग ऑफ ऑल लॉज एंड डिवाइन डाउ, सेलेस्टियल स्वॉर्ड। वो आगे की तरफ अटैक करता है। एक स्नेक जा रहा होता है आगे की तरफ उस एनिमी की तरफ और उसे खा जाता है। उस स्नेक ने उस फैंटम को मुंह में डाला होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है उसे। वो टियानमेन बोलते क्या ये फाइनली ओवर हो गया है? तभी कोई बोलता है ओवर नहीं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। वो टियानमेन हैरान होकर बोलता है ये कौन है अब? तब वो वॉइस बोलती है कि शांत हो जाओ, ट्रायल खत्म हो गया है, पर फ्यूचर में तुम जो असली होगा उसे एनकाउंटर करोगे। ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए था कि क्या आने वाला आगे। तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है, अच्छा किया तुमने। वो टियानमेन बोलते शुक्रिया सीनियर मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। इस जूनियर के लिए छोटी सी सक्सेस का हिस्सा था, तो ये कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अगर ऐसे ही हार्ड वर्क करता रहूंगा तो इनविंसिबल बनूंगा। वो बोलता है इंसान हंसते हुए कि इंटरेस्टिंग, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे जो कि गार्डियन है। तुमने मेरी स्वॉर्ड की बेइज्जती नहीं की है। वो टियानमेन बोलते क्या तुम लॉर्ड चियू हो? वो बोलते नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी सी सोल बची हुई हूँ उसकी। अब जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। जो रोड आगे तुम्हारे वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है और खतरनाक है। तुम्हें डोंगफांग क्लैन में पूरी तरह से सेट होना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा हर एक टाइम। वो टियानमेन बोलते ठीक है। वो बाहर आ जाता है और बोलता है मैंने फैंटम को डिफीट कर दिया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा बोलते है किसने इसने कैसे किया? जो एडवाइजर होता है लॉर्ड का वो बोलता है माय लॉर्ड ये टियानजियान एक्सेप्शन है, इसने ज़्वानियू फैंटम को भी डिफीट कर दिया इस ट्रायल में। मुझे लगता है कि सेंट कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसके इस टैलेंट को देख के। लॉर्ड बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो। वो सोच रहा होता है इस छोटे बच्चे की एबिलिटीज ने इसकी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया है, तो टिकट को इसे देना ही पड़ेगा हमें। लॉर्ड बोलता है कि तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है, तुम्हें फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के लिए अलाउड किया जाता है। मैं अनाउंस कर देता हूँ उन लोगों के नामों को जो कि क्वालिफाइड है फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के लिए। वो लड़की बोलते कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, अब हम फ्लोटिंग आइलैंड में साथ में जा सकते हैं। वो टियानमेन बोलता है हाँ। फिर ऐसे 3 दिन बाद ट्रांसमिशन चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है। वो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर इस ट्रांसमिशन चैनल से हम डोंगफांग क्लैन की फ्लोटिंग आइलैंड में जा सकते हैं। वो टियानमेन बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना
कि अकेला रास्ता फ्लोटिंग आइलैंड में जाने का वो सिर्फ टाइम सी से होता है, तो डोंगफांग क्लैन के पास यहाँ पे अरे कैसी है? लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो अरे है वो सिर्फ डोंगफांग क्लैन के लिए है, सिर्फ हम भी फ्लोटिंग आइलैंड में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। होडेन बोलते तो अच्छा ऐसी बात है, ये तो इनके जो स्टेटस है बाकी क्लैंस के बीच में उसको बताता है एक तरह से। वो बोलता है, वो सोच रहा होता है ऐसे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे आगे, पर मैं फ्लोटिंग आइलैंड में तो पहुंच गया हूँ, जो सेकंड फेज है मेरे प्लान का वो स्टार्ट होने वाला है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लूजेंग क्या कर रहा होगा इस टाइम पे और बाकी क्या कर रहे होंगे। मैं ये होप करता हूँ कि वो डाउट डिस्कशन के लिए पहुंच जाए। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, बिल्कुल ज्यादा ही लंबा टाइम। निंग बोलती है हस्बैंड, लूजेंग बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं इतना ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊंगा। निंग बोलती है इस टाइम जून और मैं दोनों कल्टीवेशन टावर में जाएंगे और ट्रू गॉड्स बनेंगे जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। लूजेंग बोलते ठीक है अच्छा ये। हाँ जी बोलती है कि टाइम है अब। लूजेंग बोलता है लूनियान कहाँ पे है? उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि वो गॉड के अंदर चला गया होगा, जो सीनियर ब्रदर ने उसे दिया है, वो काफी सारा टाइम वहां पे स्पेंड कर रहा है। लूजेंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं तब भी मिल पाऊंगा इससे जैसे मैं डाउट डिस्कशन से आऊंगा, गुड बाय। तभी लूनियान वहां पे आ जाता है, वो बोलता है फादर। लूजेंग बोलता है बेवकूफ बच्चे, तुम इतने सारे नोटी हो गए हो इसी एज पे, तुम्हारा फादर मिशन के ऊपर जा रहा है और तुम बाय बोलने के लिए भी नहीं आ रहे थे। लूनियान बोलता है तुम्हारा बिजनेस संस्कृत वर्ड के ऊपर ही है और जो मैंने पहले से डिसाइफर कर दिए हैं, मैं ये होप करता हूँ कि तुम मेरी बेइज्जती नहीं कराओगे। लूजेंग स्माइल करता है, हाँ जी बोलती चलो चलते हैं। लूजेंग बोलता है बाय। फिर हम ऐसे ही वेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉर्डर पे नॉन कॉम्बैट जोन का। हाँ जी बोलती है ये जो बॉर्डर है ये नॉन कॉम्बैट जोन है, मैं तुम्हें यहीं से बाय बोलती हूँ एक तरह से। लूजेंग बोलते क्या तुम नहीं पार्टिसिपेट करोगे डाउट डिस्कशन में? हाँ जी बोलती है मेरे पास और प्लान्स है, मैं असिस्ट करने में मतलब जा रही हूँ तुम्हारे दोनों एल्डर ब्रदर्स को और हेल्प करूंगी गूबे के जो प्लान है उसमें, हमारे पास काफी सारी चीजें करने के लिए। वो लूजेंग स्माइल करता है और उसे ग्रीट करते बोलता है कि ठीक है यहीं पे हम बाय बोलते हैं। वो जैसे एंटर करता है उसे कुछ अजीब सा लगता है, वो सोच रहा होता है क्या ये और स्केलेटन का, ये तो कुछ ज्यादा डरावना है। वो आगे तो देखता है सोच रहा होता है अच्छा ये होगा फिर एक्सट्रीमिटी सिमिलैटरी। फिर हमें हाफ मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, ऐसे कोई बोल रहा होता है कि जो नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स हैं वो तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, देखो ये सभी डाउट डिस्कशन के लिए जा रहे हैं। फिर हम मेन गेट का सीन दिखाता है सिमिलैटरी का। एक इंसान बोल रहा होता है कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम स्वॉर्ड क्लैन से, जो कल्चर है स्वॉर्ड्स का वो कम्प्लीटली ब्रांड किया गया है यहाँ पे, पता नहीं किस लिए बोल रहे हैं ऐसा। लूजेंग जा रहा होता है सोच रहा होता है हाँ जिन्हें बोला कि जो गॉड सिटी है वो कुछ ज्यादा डिफरेंट है बाकी सभी से। जो एंटर करना चाहता है उन्हें एक संस्कृत का पीस दिखाना पड़ता है, एक वर्थलेस कॉपी भी काम में आएगी। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट लूजेंग के सामने आता और बोलता है यंग मैन क्या तुम्हारे पास संस्कृत है? तुम ऐसे सिटी में एंटर नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। ये जो संस्कृत टेक्स्ट है मेरे ये लिमिटेड एडिशन है, तुमको ज्यादा बेनिफिट को पाओगे अगर तुम लर्न करोगे, नहीं तो एक गॉड मार्शल कॉइंस मतलब तुम्हें देना पड़ेगा 2 पेजेस के लिए। लूजेंग कुछ नहीं बोलता है फिर बाद में कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। वो बोलता है मार्शल आर्टिस्ट कि ऐसा मत करो तुम, वो और दिखाते और बोलते है इन्हें चूज कर लो, ये जो पर्पल गोल्ड संस्कृत वर्ड्स हैं ये और ज्यादा रेयर है, मैं तुम्हें इन्हें सिर्फ 1 गोल्ड मार्शल कॉइंस के लिए पे कर दूंगा, मतलब 1 पेज के लिए तुम्हें सिर्फ 1 गोल्ड मार्शल कॉइन पे करना पड़ेगा। लूजेंग सोच रहा होता है अभी पर्पल गोल्ड संस्कृत टेक्स्ट क्या है, तुमने तो सिर्फ पर्पल गोल्ड पाउडर डाल दिया इस कॉपी के ऊपर, कौन ही बेवकूफ होगा जो इसे बाय करेगा। लूजेंग बोलता है ये जो संस्कृत टेक्स्ट है तुम्हारे ये एक्सट्रीमली सिंपल है और इनका जो मीनिंग है ये सिर्फ 46 कैरेक्टर्स में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, और ऊपर से बात ये कि ये सिर्फ प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया है, इसका जो फ्रूट है उस प्लांट का वो ज्यादा स्वीट है और वो सिर्फ एक ही टाइम पे खाया जा सकता है, मतलब ऐसे ही बोल रहा होता है वो। फिर लूजेंग बोलता है और ये जो अगला संस्कृत टेक्स्ट है तो और ज्यादा बोरिंग है, इसमें तो पोएम लिखी हुई है, और ये जो आगे के 2 संस्कृत टेक्स्ट है तो मीनिंगलेस है, अब प्लीज मेरे को तंग मत करो। ऐसे ही वो जा रहा होता है तभी ऊपर 2 इंसान खड़े होते हैं, एक बोलता है इस किड की एक्सप्लेनेशन ये तो एग्जैक्टली सेम है जैसे ग्रैंड मास्टर बाईमू की थी। दूसरा बोलता है कि वेल सेम तो नहीं है पर ग्रैंड मास्टर बाईनू ने ऐसा बोला था कि जो संस्कृत की डिस्क्रिप्शन है वो प्लांट की तरह ही है, पर ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ प्लांट के बारे में बताया था, उन्होंने फ्रूट के बारे में नहीं बताया कि वो किस तरह का फ्रूट उस प्लांट में ग्रो करेगा, ना ही उसने ये बताया कि क्या यूज होगा इसका। पर ये जो बच्चा है इसने ये भी बता दिया कि जो फ्रूट है वो किसी की प्यास को बुझा सकता है। मुझे लगता है कि सही होगा। फिर सेकंड संस्कृत का जो इसने डिस्क्राइब किया उसमें भी स्टार्टिंग में ग्रैंड मास्टर बाईमू ने बोला था किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक है, काफी सारे लोगों ने ट्राई किया कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, लास्ट में उन्होंने कुछ भी फाउंड नहीं कर पाए वो, पर शायद ये कुछ भी नहीं होगा, पोएम ही होगी, मतलब वो पोएम वाली जो लूजेंग ने बोली कि नॉर्मल सी पोएम है किसी रेस की, तुम ऐसे क्यों बेच रहे हो उसे, तो वो बाकियों ने भी ट्राई किया था डिसाइफर करने के लिए पर पता नहीं लगा पाए। वो इंसान बोलता है कि ये इंसान को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी इसे रिक्रूट करने के लिए।
तब एक वहां पे पर्सन होता है, वो बोलता है इस मैटर के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए आगे की, अगर इसकी वैल्यू है कुछ तो डेफिनेटली दिखेगा, मतलब छाएगा एक तरह से सभी के सामने। चलो तब भी इतना ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा इसे रिक्रूट करने के लिए। वो पहले वाला बोलता है ठीक है। तब लुजेंग अपने दिखाता संस्कृत वर्ड को, बाकी सभी हैरान होके बोलते हैं कि वाओ, क्या तुम्हारे पास एक्चुअल में ओरिजिनल संस्कृत है, तुम्हें कहाँ से मिली? दूसरे बोलते क्या तुम कॉपी दे सकते हो मुझे? लुजेंग बोलते वेल ठीक है। लुजेंग सोच रहा होता है जो इन्फॉर्मेशन है संस्कृत में ऑब्वियसली कॉमन है, ये इतना सा एक्साइटेड क्यों है? लुजेंग ऐसे सभी की स्लेट्स में कॉपी करा रहा होता है। लुजेंग बोलते हैं किस तरह का स्टोन है ये, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इंसान बोलता है कॉपिंग स्टोन है, ये संस्कृत को कॉपी करता है और प्रिंट करा देता है, ये कॉमन है हमारे रीजन में, मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ कुछ। इससे संस्कृत को कॉपी करना आसान हो जाता है। फिर ऐसे सारे बोल रहे होते हैं कि मैं भी कॉपी करना चाहता हूँ, मैं भी कॉपी करना चाहता हूँ। जिन्होंने कॉपी पहले बना ली है वो बाकियों को कॉपी करा दो। लुजेंग ऐसे देख रहा होता है, तबाही मची होती है वहां पे। वो सोच रहा होता है कि एक दूसरे से कॉपी नहीं कर सकते हैं, मेरे को क्यों तंग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ सिटी में एंटर करना चाहता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट ऊपर मतलब होता है वही पहले वाला, वो बोलता है कि इस बच्चे की ओरिजिन क्या है, इसके पास ओरिजिनल संस्कृत कहाँ से हो सकती है? वो दूसरा बोलता है ग्रीन हेयर वाला कि मैं तुम्हें बोला नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चलो थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं इसे। सो गाइस एपिसोड नंबर 464 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।